दोस्तों, क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकते हैं? अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी को माने तो कभी भी नहीं। लेकिन एक ऐसा फिनोमेना फिजिक्स में अलाउड है जो हमें अलाउ करता है स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलने में। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये कोई ऊपरी बात नहीं, और मैं टैक्यून्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टैक्यून्स तो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जिनके लिए माना जाता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्यून्स। मैं एक ऐसे फिनोमेना की बात कर रहा हूं जिसके लिए 1958 में नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है 3 फिजिसिस्ट्स को। क्या है वो फिनोमेना, आज अपन इस सेशन में जानने वाले हैं दोस्तों। बट याद रखना, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है दैट नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। जो लिमिट है इस कॉस्मोस की वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। देखते हैं। लेकिन चालू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी हमने क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। पहला बैच इस कोर्स को फिनिश कर चुका है। प्रोजेक्ट सबमिशंस चल रहे हैं और अब सर्टिफिकेट्स रोल आउट होने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए तो इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने वाले दिन से 6 महीने तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहती है। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर। एंड वंस यू फिनिश ऑल दोज लेक्चर्स, प्रोजेक्ट सबमिट करके आप भी एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज टू। दूसरी जो बात है वो यह है कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स मैं अनाउंस कर चुका हूं। लाइव चला जाएगा एक कोर्स 3rd वीक ऑफ दिसंबर के बाद से। ऐप और वेब दोनों पे एक्सेस रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सप्लोर करना हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, निम्बस एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करो एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग। नाउ चालू करते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बात यह है कि इंसान ने एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बनाई, काफी 400-500 करोड़ रुपए खर्च करे, बहुत बड़ा एक रिसर्च सेटअप बनाया, 25-26 किलोमीटर दायरे का एक टनल बनाया, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया। और वहां पर जब प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया उस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, तो हमने एक स्पीड अटेन करी, वो थी 299,792,455 मीटर्स पर सेकंड। बहुत 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 तेज। लेकिन फिर भी फोटोन की स्पीड से लास्ट का डिजिट बस 3 यूनिट छोटा है, यानी फोटोन की स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड धीरे। हमने इलेक्ट्रॉन को लिया जिसका मास थोड़ा कम है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन इज अराउंड 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। तो जब उसको एक्सेलरेट किया गया, जब उसको भरमार एनर्जी दी गई, तो हमें जो स्पीड मिली वो थी 299,792,457.9964। वेरी क्लोज बट नॉट येट इक्वल। बहुत पास तो हैं लेकिन इसको छू नहीं पा रहे। यानी धरती के ऊपर हमने पूरा जोर लगा लिया, हमने खूब एनर्जी दे दी, जितनी एनर्जी दे सकते थे। और जो 2 पार्टिकल हैं जिनमें कुछ मास है और फोटोन जिसमें मास नहीं है, उनमें थोड़ा सा गैप रह गया, क्योंकि फिजिक्स अलाउ नहीं करती, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलाउ नहीं करती कि मास वाले पार्टिकल मासलेस पार्टिकल के बराबर ट्रेवल कर जाएं उसी स्पीड पे। ये लिमिट है कॉस्मोस की। ठीक है, हमने थोड़ी मदद ली हमारे ब्रह्मांड से। जो कॉस्मिक रेज है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो जनरेट होते हैं किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, यानी जब कोई सितारा फटता है एंड ऑफ लाइफ में गजब की एनर्जी छोड़ता है, तो वहां से जो वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, हमने जब उनको पढ़ा तो भी हमें एक स्पीड मिली बहुत ही क्लोज टू द स्पीड ऑफ फोटोन बट नॉट येट इक्वल। वो नंबर था 299,792,457.999999 चलते जाओ 18। बट स्टिल इट्स नॉट इक्वल टू द स्पीड ऑफ फोटोन। अब ये जो नंबर है दोस्तों, ये जो स्पीड है, ये इतनी क्लोज है फोटोन के, यानी लाइट की स्पीड की ये स्पीड इतनी पास है कि अगर हम धरती से जो सबसे पास वाला ब्लैक होल है, जो कि हमसे 1560 लाइट ईयर दूर है, यानी अगर यहां से एक फोटोन अपनी जर्नी चालू करे तो उसको 1560 साल लगेंगे उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो हमने क्या करा, हमने इस हाई एनर्जी कॉस्मिक रे के पार्टिकल को लिया, फोटोन को लिया, और दोनों को जब हमने फेंका और दोनों जब ब्लैक होल के पास जाकर वापिस आए मतलब उनने इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं किया, बस टच करके वापिस आए, तो हमने ये देखा कि ये स्पीड इतनी नजदीक है फोटोन की स्पीड के कि वो जो टाइम का डिफरेंस आएगा उन दोनों के वापस आने में, वो कुछ मिली सेकेंड्स में होगा। बट स्टिल सेम तो नहीं होगा। इसका मतलब यह कि हमारे पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि हम
फोटोन की स्पीड यानी लाइट की स्पीड को छू भी सकें, हम बहुत पास जा सकते हैं, ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी लगा दें, एक स्टार के अंदर जो इमेंस एनर्जी स्टोर्ड है, जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फटता है उस एनर्जी को भी यूज कर लें तो भी हम पास में जा सकते हैं, बराबर नहीं जा सकते। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि फिजिक्स ने 1958 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दे दिया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि हां हम स्पीड ऑफ लाइट को हरा सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने यह बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड पे कॉस्मिक लिमिट है। लिमिट यह कहती है कि आप कितना भी तेज चलें लेकिन आप स्पीड ऑफ लाइट को हरा नहीं सकते। हम प्रोटॉन को, हम इलेक्ट्रॉन को या कॉस्मिक रेज को ऑब्जर्व करें तो उनकी स्पीड क्लोज हो सकती है, यानी बहुत नजदीक हो सकती है, लेकिन छू नहीं सकती। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट को छूना है तो आपको मासलेस होना पड़ेगा, लेकिन आप स्पीड ऑफ लाइट को छू सकते हैं मासलेस होके, उससे तेज नहीं हो सकते। लेकिन यहां पे तो थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? देखो, एक छोटा सा फाइन प्रिंट है जो हम देखते हैं, और वो जो फाइन प्रिंट है वो किताबों में मिल जाता है। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये जो नंबर है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो यह बताती है कि जो लाइट है जब वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तब उसकी जो स्पीड है, और वही लाइट जब इसमें से किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड जो है, दोनों का रेशियो। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूं, लेट्स से वी टेक 1.5। 1.5 का मतलब जब लाइट इस पर्टिकुलर मटेरियल मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी जो स्पीड है 1.5 गुना कम हो जाएगी। तो कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए मान लो मैं स्पीड ऑफ लाइट मानता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब वो इस पर्टिकुलर मीडियम से लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट धीरे पड़ गई। इसका मतलब एक हिंट यह मिला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की जो इक्वेशन थी, जो थ्योरी थी, वो स्पीड ऑफ लाइट की जो बात कर रही थी वो वैक्यूम के लिए कर रही थी। मटेरियल मीडियम के लिए उन्होंने कोई अपर लिमिट, कोई सीमा नहीं बताई थी। 1924 की जून में एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी लिखने वाले हैं सत्येंद्र नाथ जी बोस, जो बड़े ही नामी गिरामी फिजिसिस्ट रहे हैं इंडिया के। और उन्होंने उस चिट्ठी में एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर की बात करी है जहां पर हम जब मटेरियल को बहुत ठंडा, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को बहुत ठंडा कर दें तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक सिंगल मैक्रो बड़ा एटम या बड़ा मॉलिक्यूल बन गया हो, और हम उसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। एक तो ये कि एक ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट धीरे हो सकती है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिनोट करते हैं। दूसरा ये कि एक ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है जिसको हम बहुत ठंडा करें तो हम उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के थ्रू अगर हम लाइट को पास करें तो क्या होगा? तो हार्वर्ड के अंदर रिसर्च हुई और 1999 में हार्वर्ड की रिसर्च ने यह बोला कि हम स्पीड ऑफ लाइट को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर इतना स्लो कर सकते हैं कि उसकी स्पीड हो जाएगी लाइट की 17 मीटर्स पर सेकेंड। और फिर उन्हीं रिसर्चर ने जब और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तो शी फाउंड आउट कि 2001 में उन्होंने तो लाइट को कंप्लीटली एंड परमानेंटली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर रोक दिया। यानी लाइट आती है, उसको कंडेंसेट के अंदर रोक दिया जाता है और फिर बोला जाता है लाइट को चलो अब आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब यह है कि फिजिक्स मटेरियल के थ्रू जब लाइट पास हो रही है तो वहां पर कुछ अलग है, वहां पर रिलेटिविटी वाले लॉज खुलकर काम नहीं करते हैं। इसका मतलब हम लाइट को धीरे कर सकते हैं, और अगर हम लाइट को धीरे कर सकते हैं तो उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लाइट से तेज दौड़ सकें। तो दोस्तों होता यह है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, और ये रिसर्च जो है ये रिसेंट नहीं, ये रिसर्च ओलिवर हेविसाइड ने अपने 1898 के एक पेपर में लिखी थी जहां पर उन्होंने टर्म यूज किया था कॉनिकल थ्योरी। उनने कॉनिकल थ्योरी में यह कहा था कि एक पॉसिबिलिटी है जब कोई चार्ज पार्टिकल को खूब एनर्जी दी जाए तो वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकता है, लेकिन वो एक मीडियम में पॉसिबल है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दिया गया। मतलब लोगों ने
सुना, पढ़ा, लेकिन कहीं ये बात खो गई, इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर बात आती है 1904 में एक पेपर पब्लिश होता है। पेपर पब्लिश करने वाले हैं आर्नोल्ड समरफेल्ड। उनने भी यही बात बोली कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो टाइम था जिसके आसपास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, और वहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी के सामने उस वक्त, उस दौर में सब कुछ फीका पड़ गया। तो ये सारी बातें कहीं खो सी गई। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि हां, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलता है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, तो वो एक पर्टिकुलर तरीके का रेडिएशन देता है। तो दोस्तों, जब, अब इसको अपन समझते हैं कैसे, तो जब एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड को तोड़ता है, ये हमने बहुत बार देखा है, जब कोई जेट प्लेन साउंड बैरियर को, साउंड लिमिट को तोड़ता है, 1 मैक से तेज चलता है, तो हम देखते हैं क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे ही अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में, उस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की, उससे तेज चलने लग जाता है, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है और उसकी स्पीड, उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे तेज हो जाती है, तो वो एक शॉकवेव जनरेट करता है। हम उसको कह सकते हैं कि ऑप्टिकल शॉकवेव जनरेट करता है, जो कि एक कॉनिकल फॉर्म में निकलती है। वो जो कॉनिकल फॉर्म में शॉकवेव निकलती है, उसकी कॉनिकल फॉर्म में जो एंगल बनता है कोन का, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, उस मीडियम में लाइट की कितनी स्पीड है और उस पार्टिकल की कितनी स्पीड है। ये एक बेसिक फॉर्मूले को हम यूज करके बता सकते हैं। अगर हमें दोनों वैल्यूज पता है तो हम ये बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कोन के एंगल पे हमें वो जो रोशनी निकल रही है वो निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, यानी ये बात तो अब फिजिक्स ने प्रूव कर दी, जो बात कहीं 1898, 1899 में ओलिवर हेविसाइड ने कही थी, 1904 में आर्नोल्ड साहब ने कही थी, और उसी दौरान जो मैडम क्यूरी थी वो भी ये चीजें ऑब्जर्व करती थी। यानी एक ऐसा टाइम भी था दोस्तों जब यह चेक करने के लिए कि क्या कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है और क्या उसकी जो स्पीड है वो स्पीड मीडियम में लाइट की स्पीड से तेज है, तो रिसर्चर्स क्या करते थे, उस रेडिएशन के सामने एक आंख बंद करके बैठ जाते थे, और उनको जब अपनी आंख के अंदर ब्राइट स्पॉट्स दिखते थे तो उनको लगता था हम वो पर्टिकुलर फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड जो है वो आंख के अंदर जो मीडियम है उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है उससे तेज है। यानी ये सब सच्चाई है जो कि फिजिक्स ने देखी है, और ये सारी सच्चाइयां जो हैं ये ही इस पूरे वीडियो का जो मेन मुद्दा है उसको कवर करती है। मैं अभी तक उस फिनोमेना का नाम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, और मैं उन 3 महारथियों के नाम भी नहीं बता रहा हूं कि वो 3 महारथी कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1915 में। उनकी फोटो आपको जरूर दिखाऊंगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये ऑब्जर्व कहां होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सबमर्ज करके रखा जाता है पानी के अंदर, वहां पर उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हमें एक ब्लू ग्लो मिलता है, एक नीले रंग का ग्लो मिलता है, नीली रोशनी दिखती है। ये जो नीली रोशनी है ये यही बता रही है कि इस पर्टिकुलर रिएक्टर के चारों तरफ जो रेडियो एक्टिव डीके के बाद पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनकी स्पीड, ये जो मीडियम है इस मीडियम में लाइट की स्पीड से तेज है। यानी हम एक तरीके से अभी जो बात हम कह रहे हैं, जो फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं, उसको हम यहां पर एक्चुअल रियलिटी में देखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज और पार्टिकल शार कहा जाता है जिसको। तो जब कॉस्मिक रेज आकर टकराती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो वो बहुत तेज स्पीड पे होती हैं, और वो जो इंटरेक्शन होता है उससे खूब सारे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। वहां पर कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं जिनकी स्पीड अर्थ के मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से तेज होती है, और इस चीज को एज अ हिंट यूज करके हम डीप स्पेस की मिस्ट्रीज को पढ़ते हैं। यहां तक कि दोस्तों बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लगाए जा चुके हैं, और वो जो टेलीस्कोप्स के एरेज हैं वो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उस पार्टिकल शार को, उस पर्टिकुलर रेडिएशन को पढ़ने के लिए जो जनरेट होता है जब हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज आकर टकराती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और वो जनरेट करती हैं उन रेडिएशंस को व्हेन द चार्ज पार्टिकल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ट्रैवलिंग फास्टर देन
द लाइट्स स्पीड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। और इसी से फिर डीप जो हमारा ब्रह्मांड है, स्पेस है, उसकी काफी गुत्थियों को सोल्व करने की कोशिश की जाती है कि ये चार्ज पार्टिकल कहां से जनरेट हुए, और कुछ नई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है। इतना नहीं दोस्तों, एक और बहुत ही पिक्यूलियर सी बात है जो कि बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, काफी रिसर्च के बाद पता चला कि जब रेडियोथेरेपी की जाती थी कैंसर पेशेंट्स की, तो जब उनको रेडियोथेरेपी दी जाती थी तो उन पेशेंट्स का कहना होता था कि पता नहीं क्या होता है, हमारी आंखों में बहुत ब्राइट स्पॉट्स हमें नजर आते हैं। तो जब इस पे और ठोस रिसर्च करी गई तो इट वाज फाउंड आउट कि ये जो ब्राइट स्पॉट्स हमें आंखों में नजर आ रहे हैं पेशेंट्स के जब उनकी रेडियोथेरेपी हो रही है, ये कुछ और नहीं, ये उस रेडिएशन से जो चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, जब वो आंखों के अंदर वाला जो मीडियम है, जो अपनी आंखों के अंदर मीडियम है, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, उसके थ्रू जब वो पास हो रहे हैं तो वहां पर उन चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज हो जाती है, एंड वी गेट दीज ग्लो। ये वो जो ग्लो है, ग्लो सदा ब्लू ही मिलेगा, हमें सदा ब्लू ही ग्लो मिलता है वेन एवर अ पार्टिकल, अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट इन अ मीडियम। ओके, तो दोस्तों ये है वो तीन महारथी जिन्होंने 1958 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता था, दुनिया को यह बताने के लिए कि ऐसा है कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को बहुत आसानी से तोड़ सकता है, और जब वो उसको तोड़ता है तो हमें मिलता है एक रेडिएशन। अब उस रेडिएशन का क्या नाम है ये आपको बताना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना। पहले तो ये बताना कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर नहीं करा है तो बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि ये तीन जो महारथी इनका नाम क्या है और उस पर्टिकुलर रेडिएशन को क्या कहते हैं, क्योंकि उसके वो रेडिएशन जो है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो मैसेंजर है इस कॉस्मोस का, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है कि क्या हो रहा है दूर के स्टार्स में, क्या हो रहा है किसी ब्लैक होल के अंदर, क्योंकि जो कॉस्मिक रेज जनरेट होती हैं उन कॉस्मिक रेज की इंफॉर्मेशन हमें उस रेडिएशन की हेल्प से ही मिलती है। तो दोस्तों को वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।